नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23। और ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो हमारा कृषि विषय से संबंधित यानी एग्रीकल्चर विषय का है। जैसा कि आपके अभी अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं तो उनके लिए भी जो ये प्रश्न पत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, हमारा जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं, नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इन प्रश्नों में क्या होता है, इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। जैसे हम 1 नंबर के प्रश्न की बात करें तो जो हमारा प्रश्न है वो है शस्य विज्ञान का महत्व निम्न में से किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी शस्य विज्ञान का महत्व सभी क्षेत्रों में है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, वहाँ लिखना है कि शस्य विज्ञान का महत्व कृषि रोजगार उद्योग सभी क्षेत्रों में है। आगे हम बात करें दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है फल वृक्षों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। फल वृक्षों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए क्यारी विधि, ऑप्शन बी बूंद बूंद विधि, ऑप्शन सी थाला विधि, ऑप्शन डी फव्वारा विधि। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है बूंद बूंद विधि, यानी फल वृक्षों में सिंचाई की जो सर्वोत्तम विधि है वो है बूंद बूंद विधि। आगे हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है गेहूं की फसल का नकलची खरपतवार है। ऑप्शन ए गेहूं का मामा, ऑप्शन बी गेहूसा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है एनडीडीबी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 2015। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1965। ये अपने 4 प्रश्न हो गए। आगे हम बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। अब हम 5वें प्रश्न की अगर बात करें तो 5वां प्रश्न है उकठा रोग का प्रकोप निम्न में से किस फसल में होता है। उकठा रोग का प्रकोप निम्न में से किस फसल में होता है। चना, बाजरा, सरसों, तिल। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है चना, यानी उकठा रोग होता है वो चने की फसल में होता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, पशुओं में मधकाल के लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 21 दिन। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है 21 दिन, यानी पशुओं में मधकाल के लक्षण 21 दिन के पश्चात दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए थनैला, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी खाज व खुजली, ऑप्शन डी गलघोंटू। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो ऑप्शन सी खाज व खुजली। जो खाज और खुजली है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे हम बात करते हैं अगला। तो आगे है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। अपना जो 8वां प्रश्न है इसमें वो है टिकाऊ खेती किसे कहते हैं। ये सबसे मोस्ट प्रश्न हो सकता है इस साल का तुम्हारा टिकाऊ खेती वाला। टिकाऊ खेती किसे कहते हैं, यानी फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करके पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए खेती करना क्या कहलाता है, टिकाऊ खेती कहलाता है। आप ये सब याद नहीं कर सकते तो सीधी सीधी बात याद रखो कि इस प्रकार की खेती जिसमें पर्यावरण को न्यूनतम हानि हो क्या कहलाती है, टिकाऊ खेती कहलाती है। आगे हम बात करें 9वें प्रश्न पर, भैंस की मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान। तो मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, दिल्ली और पंजाब है। आगे हम बात करें राजस्थान की जलवायु में उपयुक्त वायुरोधी वृक्ष है। राजस्थान की जलवायु में अगर हम वायुरोधी वृक्षों की बात करें तो वह है बबूल, शीशम, खजूर, अशोक, ये हैं। आगे हम बात करें जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है। तो जैविक खेती का जनक कहते हैं अल्बर्ट हुबार्ड को। किसको, अल्बर्ट हुबार्ड को जैविक खेती का जनक कहा जाता है। आगे हम बात करें कि नहीं 2 वर्णात्मक शाकनाशियों के नाम लिखिए। यहाँ आपको वर्णात्मक शाकनाशियों के नाम लिखना है, तो जैसे 2,4-D है और इसमें एक आता है अपना आइसोप्रोटीरॉन। आगे हम बात करें खंड बी। खंड बी में जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। अगर हम खंड बी की बात करें तो शुरुआत करते हैं हम 13वें प्रश्न से। जैसे इसमें अपना जो 13वां प्रश्न है वो है गेहूं व मक्का की फसल की क्रांतिक अवस्थाओं के नाम लिखिए। गेहूं व मक्का की फसल की क्रांतिक अवस्थाओं के नाम लिखिए। अगर हम गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली क्रांतिक अवस्था आती है वो है एक कलिफ, सबसे पहले CRI,
यानी क्रिटिकल रूट इरीगेशन जो 21 दिन बाद आती है। उसके बाद आती है तुम्हारी कल्ले फूटते समय, दानों की दूधी अवस्था पर और दाना पकते समय। आगे मक्का की बात करें तो मक्का में 2 होती हैं, नर मंजरी निकलते समय और एक मादा मंजरी निकलते समय। आगे हम बात करें 14वां प्रश्न, मृदा क्षरण रोकने के कोई 4 उपाय लिखिए। मृदा क्षरण रोकने के उपाय, एक तो है मृदा क्षरण रोकने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय वो है वृक्षारोपण, दूसरा है आपका वायुरोधी वृक्ष लगाना, तीसरा है समोच्च खेती, चौथा है आपका पलवार या मल्च का उपयोग। इसके द्वारा क्या कर सकते हो, मृदा क्षरण रोक सकते हो। 15वें प्रश्न की बात करें तो यह फसल चक्र क्या है, इसके लाभ लिखिए। फसल चक्र क्या है, एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल पर फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। इसके लाभ क्या होते हैं, इससे मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है, मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, मृदा में वायु संचार बढ़ता है, मृदा के जो रासायनिक गुण हैं उनमें सुधार होता है। आगे हम बात करें 16वां प्रश्न, फल वृक्षों में अफलन क्या है समझाइए। फल वृक्षों में अफलन क्या है समझाइए। अब अफलन क्या होता है, फल वृक्षों में फलों का कम लगना अथवा एक वर्ष फलों का लगना दूसरी वर्ष फलों का न लगना, अथवा एक तरफ फलों का लगना दूसरी तरफ फलों का ना लगना, ये सब क्रिया क्या कहलाती हैं, अफलन कहलाती है। अफलन का अर्थ है फलों का न लगना अथवा कम लगना। आगे हम बात करें पशुओं में मध्यकाल के लक्षण लिखिए। अब पशुओं में मध्यकाल के लक्षण क्या होते हैं, तो पशु रंबाता है यानी बार बार तेज आवाज़ करता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, पशु की योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पशु बार बार पेशाब करता है, ये क्या होते हैं, मध्यकाल के लक्षण होते हैं। आगे हम बात करें 18वें प्रश्न पर, रोगी पशु पर बीमार पशु के लक्षण लिखिए। अगर हम रोगी पशु और बीमार पशु के लक्षण की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे रोगी पशु की सभी क्रियाएं सामान्य होती है, बीमार पशु की सभी क्रियाएं सामान्य नहीं होती। दूसरी बात करें, रोगी पशु की जो आँखें हैं वो चमकीली नहीं होती, बीमार पशु की आँखें चमकीली दिखाई देती हैं। यानी जो स्वस्थ पशु को चमकीला और चौकन्नी आँखों वाला होता है, बीमार पशु चौकन्नी आँखों वाला और चमकीला नहीं होता। इस तरह से आप कोई भी विशेषता लिख सकते हो। आगे हम बात करें वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, केंचुओं द्वारा तैयार की गई खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, NPK, आपको NPK के बारे में बताना है। अगर हम NPK की बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होती है 1.5 से 2.5%, फास्फोरस कितनी होती है लगभग 1%, पोटेशियम कितनी होती है लगभग 1%। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। आगे हम बात करें मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता में अंतर लिखिए। अब मृदा उर्वरकता और उत्पादकता में आपको अंतर लिखना है। उर्वरकता क्या है, मृदा की पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। उत्पादकता क्या है, मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता। उर्वरकता की हम प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं, उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच नहीं कर सकते। आगे हम बात करें कृत्रिम भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी क्या है। तो कृत्रिम भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी क्या है, भ्रूण का विकास होने के बाद भ्रूण को दूसरे पशुओं में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, कृत्रिम भ्रूण स्थानांतरण कहलाता है। और इस विधि के द्वारा हम एक मादा से लगभग 25 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने प्रश्न हो गए। आगे और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न दे रखे हैं, जैसे डिब्बाबंदी है, पशुओं की निम्न नस्लों का वर्गीकरण है, और ये सारे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न हमने PDF में इंक्लूड कर दिए हैं, और PDF की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे रखी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।